बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज क्लास 9th का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, दैट इज़ अबाउट सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर को जब हमने पढ़ना है तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन से लेने हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होगा दैट इज़ अबाउट बायोलॉजिकल मेथड, और फिर साइंटिफिक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, हाइपोथेसिस, डिडक्शंस, एक्सपेरिमेंट, थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। फिर डाटा ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे कि क्या है, डाटा एनालिसिस कैसे करते हैं उसे देखेंगे। मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस, क्योंकि बहुत सारों के जहनों में ये बात होती है कि जब हम बायो पढ़ते हैं तो तब हम मैथ्स की ज़रूरत नहीं होती। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि किस तरह से मैथ्स जो है वो इंटीग्रल पार्ट है साइंसेस का। तो सबसे पहले हमने जो देखना है वो ये है, पिछले चैप्टर में भी हमने साइंस की जो डेफिनेशन है वो रिवाइज़ की थी, ठीक है। वैसे हम काम कर लेते हैं, कोई ऐसी नहीं है कि आपने कौन सा काम पहले करना है कौन सा नहीं। कुछ काम ऐसे होते हैं कि आप पहले, जैसे आपका दिल कर रहा है होमवर्क है तो उसमें आपका दिल कर रहा है कि पहले आप याद कर लें और बाद में लिख लें तो भी ठीक है, और कभी कभी कुछ बच्चों को होता है कि वो पहले लिखते हैं और बाद में याद करते हैं, तो वो सिस्टमाइज्ड नहीं है, वो बस एक वर्क है। लेकिन जब आप बात करते हैं साइंस की, तो साइंस बेसिकली सिस्टमाइज्ड नॉलेज है कि ये सिस्टमेटिक है, सीक्वेंशियल है। और इसको जब हम कहते हैं तो इसको डेरिवेशन इसकी होती है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से। ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर उस ऑब्ज़र्वेशन की बेस पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, और इस तरह से हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर ये एक्सपेरिमेंट्स जो हैं इनको हम बार बार परफॉर्म करते हैं ताकि वो प्रिंसिपल्स उससे कोई डेवलप कर सकें, ऐसे प्रिंसिपल डेवलप करें कि फिर हमें ये ना कहना पड़े कि ये शायद ऐसे नहीं ऐसे करते तो ठीक होता। और जब वो प्रिंसिपल बन जाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि नेचुरली ये ऐसे परफॉर्म होते हैं, नेचर ने ये सिस्टम रखा हुआ है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं केमिस्ट की, बायोलॉजिस्ट की, फिज़िक्स की, तो ये सारे के सारे सेम साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं, और इससे क्या होता है कि न्यू थ्योरीज डेवलप करते हैं जैसे अदर साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, और फिर उसके बाद वो उन थ्योरीज़ की बेस पर जो डेवलप हुई होती हैं फर्दर रिसर्चेस जो हैं पॉसिबल बनती हैं। फिर है जी बायोलॉजिकल मेथड। साइंटिफिक मेथड जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएं उसे हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। देखिए, ऐसा प्रोसीजर जिसमें हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो उसे हम क्या नाम देते हैं, बायोलॉजिकल मेथड का। फिर बायोलॉजिकल मेथड जो हैं ये साइंटिफिक रिसर्च में रोल प्ले कर रहे हैं ऑलमोस्ट 500 ईयर से। यानी ऐसा नहीं है कि ये कोई साइंटिस्ट जो हैं वो आजकल में लगे हुए हैं, बल्कि ऐसा है कि बायोलॉजिकल मेथड जो है इसको इसमें रिसर्च की जा रही है ऑलमोस्ट 500 ईयर्स अगोज़। फिर अगर हम गैलीलियोस के एक्सपेरिमेंट देखें और अभी तक की जो रिसर्च है तो हमें ये पता चलेगा कि जो एडवांसमेंट हुई है मेडिसिन में, इकोलॉजी में, टेक्नोलॉजी में। अब आपको याद होगा इकोलॉजी क्या है, मेडिसिन क्या है। मेडिसिन जो है ये बेसिकली यही है कि हम किस तरह से जो डिजीज़ हैं उनको क्योर कर सकते हैं, और इकोलॉजी जो है कि किसी भी ऑर्गेनिज़म की जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह से है। फिर टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी जो है कि किस तरह से ये टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे और जो लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको अपने लिए आसान बना लेंगे। फिर बायोलॉजिकल मेथड्स जो हैं ये हमें ये भी बताते हैं कि क्वालिटी जो है वो डाटा की, ताकि जो आम लोग हैं वो उसको यूटिलाइज़ कर सकें। क्वालिटी ऑफ डाटा अगर होगी, यानी ऐसा नहीं है कि बस कह दें कि जी वो इतने लोगों ने किया था, क्या वाकई असेसमेंट की गई, क्या वाकई उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया, उन पर रिसर्च की गई और उसके बाद कोई रिज़ल्ट निकाला गया। फिर नेक्स्ट है हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड हाइपोथेसिस।
वैसे तो ये टॉपिक जो है ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शंस एंड एक्सपेरिमेंट्स पर कंसिस्टेड है, लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे वो ये दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें एक तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है और दूसरा हाइपोथेसिस है। अब इसमें क्या है कि जब हम बात करते हैं, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, नई नई चीज़ जो है वो डिस्कवर्स होती गई, थ्योरीज़ जो हैं वो आती गई, फिर उनको मॉडिफाई भी किया गया, रिप्लेस भी किया गया, और इस तरह से हमारे पास नॉलेज जो है वो अकमुलेट होता गया। फिर हम बायोलॉजिस्ट की बात करते हैं कि ये रिकॉग्नाइज़ करते हैं सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को और उसका सलूशन जो है वो ढूंढते हैं। बायोलॉजिस्ट जो हैं वो इन सारे नॉलेज को अटेन करने के लिए स्टेप्स को फॉलो करते हैं, और वो स्टेप्स कौन से हैं? फर्स्ट स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, सेकंड है ऑब्जर्वेशन, थर्ड है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। अब ये समरी जो है ये टेबलेटेड फॉर्म में यानी टेबल्स बनाए जाएंगे और उसमें लिख दी जाएगी, ग्राफ भी बनाए जा सकते हैं। फिर जो लास्ट है दैट इज़ अबाउट द रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स। अब देखिए बायोलॉजिस्ट जो हैं वो शुरू से, हम ये नहीं कह सकते कि आज के दौर में जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की है तो तब बायोलॉजिस्ट बने हैं, नहीं। इंसान जो है वो शुरू से बायोलॉजिस्ट है। किस तरह से कि उसने जो है वो डिफरेंट जो है वो फ्रूट्स इकट्ठे किए, सीड्स इकट्ठे किए, रूट्स इकट्ठी की, और उससे जो है उसने देखा कि कौन सी डिजीज़ जो हैं वो क्योर की जा सकती हैं डिफरेंट हर्ब से। फिर इसी तरह से एनिमल्स के बारे में भी वो बहुत कुछ जानते थे और उनके हैबिटेट के बारे में, कि कोई एनिमल जो है जैसे फ़िश है तो फ़िश का उन्हें भी पता था, हमें भी पता है कि फ़िश जो है वो वाटर के बिना नहीं रह सकती। इसी तरह से उन्हें पता था कि डेजर्ट एनिमल्स कौन से हैं और जो मेसोफिटिक एनिमल्स हैं वो कौन से हैं। इसी तरह से ये क्या है कि जो डिफरेंस था उन्हें ये बहुत अच्छी तरह से उसी वक्त से पता था कि ये प्लांट्स जो हैं ये ईटेबल हैं और कुछ प्लांट्स जो हैं वो ईटेबल नहीं हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि शुरू दिन से ही इंसान जो है वो बायोलॉजी में इंटरेस्ट लेता था, और जैसे जैसे टाइम गुजरता गया इसमें इम्प्रूवमेंट आती गई और नॉलेज जो है वो पीक पे जाता गया। फिर उसके बाद हम ये कहते हैं कि बायोलॉजिस्ट जो हैं इन्होंने बायोलॉजिकल मेथड को अडॉप्ट किया, और इस अडॉप्टेशन का मकसद ये था कि जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको एनकाउंटर कर सकें, उसको देख सकें। अब सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या। Biological problem basically it's a question related to living organism that is either asked by someone or comes in biologist's mind by himself. मतलब ये कि क्वेश्चन ऐसा हो जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करता हो, और ये जो है ये जैसे कोविड-19 है तो सारे के सारे साइंटिस्ट जो हैं इस रिसर्च पर लगे हुए हैं। ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिससे साइंटिस्ट ने सॉल्व करना है, इसके अगेंस्ट वैक्सीन बनानी है। अब ये क्या है? ये वो क्वेश्चन है कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ये ह्यूमन बींग्स को क्यों हो रहा है, और अगर हो रहा है तो इससे मॉर्टेलिटी रेट जो है वो इतना हाई क्यों है। और ये भी देखने में आया कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान में कोविड-19 जो है वो उस तरह से प्रीवेल नहीं हुआ जिस तरह बाकी कंट्रीज़ में था, और यहाँ मॉर्टेलिटी रेट भी जो है वो स्लो था। तो अभी मुकम्मल तौर पे ये वैनिश तो नहीं हुआ, हाँ इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो कम होना शुरू हो गई है। तो लेकिन स्टिल वी नीड कि जी हम अपने बॉडी जो है जब आउटसाइड जाएं तो उसको कवर रखें, फेस मास्क यूज़ करें, और कोशिश करें कि गैर ज़रूरी तौर पे बाहर ना जाएं। तो ये भी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसको भी हमने देख सकते हैं बायो में साइंटिस्ट के किस तरह से इसका वायरस जो है वो कैसे अपनी शेप चेंज करता है, किस तरह से उसमें म्यूटेशन आती है, और क्यों अभी तक कोई वैक्सीन जो है वो इसके अगेंस्ट रेडी नहीं हो सकी।
अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जर्वेशन। देखें, ऑब्जर्वेशंस जो हैं, नेचर जो है, हमें बार बार कुरान पाक में भी ऑब्जर्वेशन पे ज़ोर दिया गया है। कहा गया है कि आप देखो, गौर व फिक्र करो, तफक्कुर करो। ये जो आसमान, ज़मीन, ये सब कुछ अल्लाह ताला ने बनाया है, ये निशानियाँ हैं ताकि इंसान इनमें गौर व फिक्र करे। तो अब ये जो मुशाहिदा करना है, ये जो ऑब्जर्वेशन करनी है, ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप है कि आपने सबसे पहले क्या किया। ये है कि आपने ऑब्जर्वेशन करनी कैसे है। आपने ऑब्ज़र्व करना है अपनी 5 सेंसेस को यूटिलाइज़ करते हुए। वो 5 सेंसेस कौन सी हैं? विजन, यानी आप किसी चीज़ को देखते हो कि ये किस तरह से, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी शेप कैसी है, इसका कलर कैसा है। फिर हेयरिंग, कि अगर ये कोई इसकी साउंड जो है वो कितनी दूर तक सुनाई देती है, या इसकी साउंड जो है वो किस तरह की है। फिर स्मेल, तो स्मेल के लिए जो है अब वो कि जैसे रॉटन एग्स हैं तो उनकी स्मेल जो है वो पंजेंट होती है। परफ्यूम्स हैं तो उनकी स्मेल जो है वो आपको अच्छी लगती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें ये बताती हैं कि ऑब्जर्वेशन हमने अपने 5 सेंसेस से करनी है। ये जब हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्मेल की, तो ये याद रखें कि हमारी बॉडी में कुछ फेरोमोन्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। स्वेट ग्लैंड्स, फेरोमोन्स, ये बताते हैं कि कौन सी स्पीशी जो है वो कहाँ पे है और किस तरह से। अब ये देखिए कि जो सी है, सी वाटर में या पाउंड में या लेक में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, और वहीं पर फिशेस एग ले कर रही होती हैं, फ्रॉग कर रहा होता है। लेकिन कैसे ये जाइगोट जो है वो सेम स्पीशी का बनता है कि वो जो फेरोमोन्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और फिर अटैच करते हैं। और इसके बाद टेस्ट की बात करते हैं, तो टेस्ट उसका जो है वो किस तरह का है, स्वीट है या सॉल्टिश है, कैसा है। फिर टच में आपने अगर कभी फ्रॉग को पकड़ा हो तो फ्रॉग की स्किन जो है वो स्लिपरी होती है, और अगर आपने स्नेक को देखा हो गौर से तो उसकी स्किन जो है वो जो है थोड़ी रफ सी होती है। और इस तरह से डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी स्किन जो है हमें बताती है कि वो किस किस्म का उनका बॉडी स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे ये देखें, जैसे विजन है तो विजन के लिए ऑर्गन यूटिलाइज होते हैं। अब वो ऑर्गन क्या है? आई। हेयरिंग के लिए ईयर, स्मेल के लिए नोज़, टेस्ट के लिए टंग, और टच के लिए हैंड्स। ऑब्जर्वेशन जो है, अब हम देख लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन जो है इनको बेसिकली 2 टाइप्स में डिस्कस किया जाता है। एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और दूसरे हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। जब हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो हैं ये ऐसा है कि ये मेजरेबल हैं, और जो चीज़ मेजरेबल होती है, जिसको काउंट किया जा सकता है, वो मोर एक्यूरेट होगी। और अगर हम बात करें क्वालिटेटिव की तो उसको हम मेजर नहीं कर सकते। देखें, क्वांटिटेटिव क्या है कि अगर आपने वेट किया है किसी ऑर्गेनिज्म का, या अपना वेट कह लें कि अगर लेट्स सपोज कि आपका जो है वो 37 kg वेट है, या आपका टेम्परेचर जो है वो जैसे फीवर होता है तो 101 हो गया है, इंक्रीज़ हो गए, तो ये क्या है? ये क्वांटिटी है, ये मेजरेबल है, और ये आपको बता रही है कि ये क्या है। लेकिन इसी के तौर पे अगर हो कि जी जैसे इंटेलिजेंस है, तो इंटेलिजेंस क्या है? मेजरेबल। एक अब तो किसी हद तक साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जी इंटेलिजेंस मेजर की जा सकती है, लेकिन एक अर्सा तक यही समझा जाता था कि इंटेलिजेंस जो है मेजरेबल नहीं है। और अभी भी जिस तरह से ये न्यूमरल्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें उसको मेजर करना इजी नहीं है, और इसी वजह से कहा जाता है कि इंटेलिजेंस जो है इसको हम क्वालिटेटिव में रखते हैं। हम ये कहते हैं कि ये बहुत ज़हीन है, हम ये नहीं कहते कि ये 98% ज़हीन है और ये 40% ज़हीन है। हाँ, ये है कि इस इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए
कुछ टेस्ट जो है उन वैल्यूएशन के लिए यूटिलाइज होते हैं। जैसे आपका एग्ज़ाम लिया जाता है तो एग्ज़ाम में भी आपको ये बेसिकली ये देखना होता है टीचर्स को कि बच्चा जो है वो कितना इंटेलिजेंट है और कितनी जो है वो अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की, तो ये क्या है, ये इनवेरिएबल है, यानी ये बार बार चेंज नहीं होंगी, जबकि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो हैं ये वेरिएबल भी हैं और इनको हम ये कैन बी मेजर्ड लिखा हुआ है, ये कैन भी नहीं है, इट कांट बी मेजर्ड इन नंबर्स सच एज इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास किस तरह से इस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की एग्जांपल है। पहले क्या है हमारे पास, फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, ये क्या है, कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट। जब हम ये बात करेंगे ना कि जी फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम होता है वाटर का एज़ कम्पेयर टू बॉइलिंग पॉइंट, तो ये क्या है, ये क्वालिटेटिव है। लेकिन जब हम ये कहेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटेटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद हम ये कहते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, ऊपर हमने कहा कि जी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हायर है, तो यहाँ हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर अ लीटर ऑफ वाटर वेज जो 1000 ग्राम्स एंड लीटर ऑफ इथेनॉल वेज 789 ग्राम्स। यानी जब आप इसे मेजर करते हो तो ये क्वांटिटी आपके पास आ जाती है। और जब हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अ लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर देन अ लीटर ऑफ इथेनॉल। ऑब्जर्वेशंस जो हैं इनको हम रीडिंग में और स्टडी में इंक्लूड करते हैं और इसी की वजह से हम कहते हैं कि जो साइंटिफिक नॉलेज है उसकी ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है डे बाय डे। नेक्स्ट है हमारे पास फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ऑब्जर्वेशंस जो हैं इनको हम साइंटिफिक कैसे बनाते हैं, अगर ये ऑर्गेनाइज्ड हों और क्वेश्चन से रिलेट करते हैं। यानी अभी अगर हमें देखना है कि कोविड-19 जो है उसके रीज़न्स क्या हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो कैसा एरिया जो है वो होगा, तो वहाँ पे कोविड-19 जो है वो मैक्सिमम लोगों को होगा। और ये कैसे कैसे जो है वो ठीक हो जाते हैं लोग, क्या ट्रीटमेंट लेते हैं, क्या ऐसी चीज़ें यूटिलाइज़ करते हैं कि वो ठीक हो जाते हैं। तो दीज आर द रिलेटेड क्वेश्चंस। फिर बायोलॉजिस्ट जो हैं ये ऑर्गेनाइज करते हैं जो ख़ुद से ऑब्जर्वेशन ली होती हैं और जो दूसरों ने की होती हैं, और इस तरह से वो क्या करते हैं कि एक प्रॉपर स्टेटमेंट बनाते हैं ताकि उसको प्रूव करके वो कोई आंसर दे सके। और वो जो स्टेटमेंट होगी, दैट स्टेटमेंट विल बी नोन एज हाइपोथेसिस। बेसिकली हाइपोथेसिस जो है जो ऑब्जर्वेशन करनी है उनको उनकी एक्सप्लेनेशन को, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। नहीं, आपने क्या करना है, ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो करनी है, उन ऑब्जर्वेशन की बेस पर जो आपने कंक्लूजन निकालना है उसको एक स्टेटमेंट में जब आपने सबमर्ज करना है तो उसे आप क्या कहेंगे, द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। फिर नेक्स्ट है, देखें हाइपोथेसिस जो है उसके लिए हमें ये है कि दैट माइट बी ट्रू और ये फैल्सिफाइबल भी होता है। अब यहाँ पे ये है कि कोई ऐसे करैक्टर्स होने चाहिए जिससे हमें पता चले कि गुड हाइपोथेसिस जो है वो कैसा हो सकता है। सबसे पहले क्या है, इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, कि ये नहीं है कि आपने सारी ऑब्जर्वेशन कर ली फिर उसके बाद आपको पता चला नहीं ये तो नहीं, आपने वाइजली जो है एक हाइपोथेसिस जो है वो डेवलप करना है और उसके बाद जो आपके पास अवेलेबल ऑब्जर्वेशन है इससे उसका एग्री होना ज़रूरी है। और इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, कि जितना हो सके इसको सिंपल रखें। फिर
ये टेस्टेबल भी होना चाहिए और इसमें ये पोटेंशियल हो कि ये अगर रॉन्ग हो जाए तो इसको नेक्स्ट जो प्रोसेस है वहाँ तक ले जाया जा सके। इसके अलावा इट शुड बी बेस्ड ऑन रीजनिंग, कि कोई रीज़न होना चाहिए, ऐसा रीज़न कि जिसको आप डिस्कस कर सको। आपने एक प्रॉब्लम ली है, आपने उसका हाइपोथेसिस बनाया, तो आपके पास कोई लॉजिक होनी चाहिए ना, कोई रीज़न होना चाहिए। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं ये हमें बताते हैं कि एक अच्छा हाइपोथेसिस जो है उसके करैक्टर्स क्या हैं। बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जब हमने फार्मूलेशन करनी है ना हाइपोथेसिस की, तो उस वक़्त हमें बड़ा ही केयरफुल और क्रिएटिव माइंड के साथ सोचना है और फिर ये देखना है कि ये जो हम डेवलप कर रहे हैं हाइपोथेसिस, क्या ये ठीक होगा। और बायोलॉजिस्ट जो हैं ये रीजनिंग को यूज़ करते हैं ताकि एक हाइपोथेसिस जो है उसको फार्मूलेट कर सकें। और बोर्ड में कई दफ़ा ये क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट आर द गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हाइपोथेसिस, और ये यूजुअली जो है 0.5 मार्क्स ईच, तो ये आपको 6 के 6 पॉइंट्स याद करने हैं। पीछे अगर हम देखें तो हाइपोथेसिस की डेफिनेशन और ये सारी चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं। नेक्स्ट जो हमने करना है वो हमने असाइनमेंट्स, ये आपने कॉपी पे रिटन फॉर्म में करनी है। व्हाट आर द बेसिस ऑफ साइंसेस, फिर एनलिस्ट द बेसिक स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन, डिस्कस इट्स टाइप्स, define hypothesis, how it is formulated, what are the good characteristics of a hypothesis for the recognition of biological problems। आप ये देखें कि ये बात ये नहीं है कि अभी आज कल में ही हम ये साइंटिफिक चीज़ें ढूंढ रहे हैं या कर रहे हैं, बल्कि ऐसा है कि बहुत अरसा पहले आपने डार्विन का नाम सुना होगा कि डार्विन जो है वो अपने वोयेज पे बैठ के पूरी दुनिया का उसने चक्कर लगाया था। तो उस टाइम से हम ये कहते हैं कि उन लोगों ने जो नेचर थी उसको ऑब्ज़र्व किया और देखा कि हर आइलैंड पर किस तरह के ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो प्रेजेंट है। तो ये क्या था, ये जो डार्विन था इसका घूमना फिरना क्या था, उसका घूमना फिरना बेसिकली ऑब्जर्वेशंस थी। तो यहाँ पे आपने ऑब्जर्वेशन जो है कि ऑब्जर्वेशन है क्या, उसकी टाइप्स क्या हैं, फिर उसकी एग्जांपल आपने लिखनी है। तो ये सारा कुछ आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह।